एस्पायरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और ACF के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को विक्रमशिला एकेडमी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम महेंद्र कुमार देवांगन है और मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे कुछ डिस्कशन। मैं यहां पर 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये एक स्पेसिफिक पार्ट है। यदि यह पार्ट आपको पसंद आए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ओके, सो दैट वी कैन मोटिवेट, और मोटिवेट होकर हम फिर अलग दूसरा वीडियो बना सकें इस पर बेस्ड। ओके, सो हम यहाँ पर सेट डी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। सेट डी 2017, जिसके पास अलग अलग सेट हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन विल बी द सेम। ओके, सो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। धान क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो या फिर इसको 91। ठीक है, मैं यहाँ पर 91 दिया है तो 91 से ही मैं शुरुआत करूँगा। धान में ब्लास्ट रोग, गेहूं में रस्ट रोग, गन्ने में रेड रॉट रोगों का कारण ब्लैंक है। तो यस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर से पूछा जा सकता है इसको। तो यस, ये कवक है और एक फंगस है। कवक और फंगस ये दोनों, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ये हिंदी में दिया हुआ है। दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हिंदी में दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप उसको इंग्लिश में भी देखें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें हिंदी में नाम समझ में नहीं आता और हमें उसका इंग्लिश वर्जन पता होता है, तो फिर वहाँ पर हमारे सहूलियत के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो यस, वेरी करेक्ट हियर। एंड मैं कुछ और अलग से इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसके बारे में। धान का भूरी चित्ती रोग कहें या पत्र लांछन कहें या फिर उसको इंग्लिश में ब्राउन स्पॉट कहें, पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं इस प्रकार के रोग से, और यह रोग फफूंद जनित है। ध्यान रहे, फफूंद भी आप उसी को कहेंगे, कवक भी आप उसी को कहेंगे और फंगस भी उसी को कहेंगे। ओके, धान का झोंका या ब्लास्ट रोग या प्रध्वंस या ब्लास्ट, तो झोंका एक अलग वर्ड हो गया, तो भी उसको देखिए झोंका क्या होता है। यदि आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं, ये मेरे तो डिस्कशन फोरम देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, पत्तियों और उनके निचले भागों पर छोटे और नीले धब्बे बनते हैं, बाद में यह बढ़कर नाव की तरह हो जाते हैं। ओके, यह रोग कवक द्वारा होता है। ठीक है, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस नेम कैन बी सेव्ड एज कवक, फंगी और फफूंद, वी कैन से। ओके, तो धान का झोंका या ब्लास्ट रोग, ओवरऑल हम बात करें, धान का झोंका, ब्लास्ट रोग या फिर धान का भूरी चित्ती रोग या पत्र लांछन उसको कहते हैं, तो ये जितने भी रोग हैं वो आपके फफूंद जनित, कवक जनित या फंगस जनित रोग हैं। ओके, अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उदाहरण है, तो यस, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, यहाँ पर हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसका आपको PDF मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा डेफिनेटली। ओके, सो यस, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू वर्क सिमिलर प्रोग्राम। मतलब क्या होते हैं, कुछ सिमिलर प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि MS वर्ड है, MS नोट है, MSA, ओके, सो दिस आर ऑल सिमिलर प्रोग्राम रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, सो इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में, जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में हम बात कर सकते हैं। ओके, सो डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है? प्रिंटर लिंक्ड टू अ डेस्कटॉप कंप्यूटर with special software, the system enables report, advertising matter etc to be pronounced cheaply। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
हमें कुछ रिपोर्ट्स बनाने की आवश्यकता होती है, एडवर्टाइजिंग हम करते हैं, और यह किसके थ्रू करते हैं, तो ये है हमारा डेस्कटॉप के थ्रू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग किसे बोलते हैं, या फिर रिपोर्ट करनी होती है हमें, या फिर एडवर्टाइजमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और वह हम सस्ते दरों पर कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ और आया है, एक डेटाबेस। सो व्हाट इज डेटाबेस? ओके, सो इसके लिए भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डेटाबेस क्या होता है, ताकि आपको फिर से कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर बताया गया है कि सूचनाओं का एक समुचित संग्रहित रूप, जिसे बहुत ही अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उसको बनाया गया है, उसको संरक्षित किया गया है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटाबेस। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ओके, जो इंस्ट्रक्शन का समूह होता है हम उसे प्रोग्राम कहते हैं, और जो प्रोग्रामों का समूह होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर और यूज़र, ये दोनों के बीच में जो कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग मैटर है, या कुछ भी कनेक्ट करता है, जैसे कि इंटरफेस मतलब एक लिंक प्रोवाइड करता है, वी कैन से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो इट इज कॉल्ड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अब यूजर यहाँ पर कौन हुआ, तो यूजर यहाँ पर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। हार्डवेयर क्या होगा, जिसके थ्रू हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज बनाने में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ system which provides interface between user and hardware. Okay, very good. Okay, so हम लोग आगे बढ़ते हैं, भीम। yes, it is very very important. भीम का विस्तारित रूप क्या है, what is the full form of भीम? yes, भारत मनी। यहाँ पर एक छोटा सा चीज मैं यहाँ पर और बात करने वाला हूँ, इसको डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है, तो डेवलप्ड इसको NPCI के द्वारा किया गया है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर का आंसर ही नहीं बता रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा जो ऐसा लगता है मुझे कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, देन आई एम डिस्कसिंग, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, एक छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, ओके, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उसमें जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वह टेस्ट सीरीज से कोई भी अभ्यर्थी वंचित न रह जाए। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, सैम्पल पेपर वहाँ पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आगे हम बात करते हैं पिक्सेल के लिए। तो क्या होता है पिक्सेल, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पिक्सेल। व्हाट इज पिक्सेल? अ माइन्यूट एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन, वन ऑफ मैनी फ्रॉम विच एन इमेज इज कंपोज्ड। ओके, इमेज किस फॉर्म में कंपोज हुआ है, एक छोटा सा बिंदी। मैं यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, पिक्सेल क्या कहलाता है, आप सभी देखते हैं, चाहे कंप्यूटर देखें, चाहे मोबाइल देखें, चाहे कोई सा भी स्क्रीन देखें, वहाँ पर एक छोटा सा माइन्यूट पिक्सेल मतलब बिंदी, वो आपको फुल विजुअल जो दिखाई देता है एक चित्र, तो वो एक चित्र के रूप में आपको तभी दिखाई देता है जब छोटे छोटे डॉट 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 मिलकर वो सभी के सभी
आपको एक पिक्चर के रूप में दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड अ पिक्सेल, अ माइन्यूट एरिया, इसीलिए कहा गया यहाँ पर अ माइन्यूट एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन, वन ऑफ मेनी फ्रॉम विच एन इमेज इज कंपोज्ड। एक पूर्ण रूप से आपको इमेज के रूप में जो दिखाई देता है, दरअसल वह एक डॉट 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 छोटे छोटे बिंदी से मिलकर बना हुआ पूर्ण रूप है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्सेल का फुल फॉर्म है आपका पिक्चर एलिमेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्चर एलिमेंट, यहाँ पर आंसर पिक्चर एलिमेंट आएगा, चाहे आप हिंदी देखो चाहे इंग्लिश देखो, पिक्चर एलिमेंट इज द करेक्ट वन। ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। प्रोग्राम जिसका उपयोग चित्र बनाने, शब्द लिखने एवं उनको एक समाचार पत्र में संकलित करने हेतु किया जाता है, उनकी श्रेणी है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम देखते ही साथ बता सकते हैं कि यह हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज है, क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ी ही देर पहले चर्चा किया है। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चंद्रयान प्रथम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजी का सेकंड टॉपिक यहाँ पर आने वाला है और वो आ रहा है चंद्रयान प्रथम क्या था। तो यहाँ पर पृथ्वी के निरीक्षण उपग्रह, लूनर प्रोब, संचालन उपग्रह, भूस्थैतिक उपग्रह, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, यह आंसर आपका लूनर प्रोब, लूनर प्रोब या लूनर प्रोब हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है, लूनार प्रोब। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये चंद्रयान जो प्रथम था वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लूनार प्रोब तो है C96, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रयान प्रथम, ओके, सॉरी फॉर दैट, चंद्रयान प्रथम क्या था? तो यस, इट इज नॉट लूनर प्रोब, इट इज नॉट लूनर प्रोब, सॉरी फॉर दैट, it is not lunar probe, it is a geostationary satellite, it is a correct one, geostationary satellite, fine, sorry. Okay, next 97 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष से आकाश किस रंग का लगेगा? तो इसमें नो डाउट यहाँ पर काला रंग ही दिखाई देता है, ठीक है। ये फिजिक्स का एक बेसिक क्वेश्चन है, सो दिस इज इट। अब हमें नीचे से क्यों नीला दिखाई दे रहा है? तो सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ डस्ट पार्टिकल, सो वी कैन सी sky is blue from here, but on the other hand if we look towards यहाँ पर जैसे बोला गया है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष को देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो यस ऑब्वियसली उसको ब्लैक दिखाई देगा, बिकॉज देयर वाज नो एनी टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल, और वी कैन से मतलब वहाँ पर होगा भी डस्ट पार्टिकल तो वह बहुत कम होगा। ओके, सो दिस इज इट। आगे हम बात करते हैं 98 क्वेश्चन की तरफ। आरेखों, मुद्रित लेखों अथवा चित्रों को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकाश सुग्राही की आवश्यकता होती है? ओके, इट इज टू मतलब टिपिकल है थोड़ा सा, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू अ डिजिटल फॉर्म। ओके, सो यहाँ पर आंसर आपका स्कैनर है, ठीक है। जिस भाई बंधु ने लगाया है वो स्कैनर लगाया है, सही है। ओके, फाइन। उसके बाद फिर हम यहाँ पर 99 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना में प्रयोग किए जाने वाला पद है। ओके, सो यहाँ पर मैं यस करेक्ट जो भी लगाए हैं, MIPS इज़ द करेक्ट वन। मैं यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म बताना चाहूँगा, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम MIPS के बारे में बात कर लेते हैं। MIPS के बारे में बात करेंगे। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, सो दिस इज इट। एंड अगेन हम बात करेंगे FTS, फास्ट Fourier transforms. It is important, fast Fourier transforms. Okay, so it is not linkage with
your computer. Okay, another thing, MPG, so moving picture groups is there. Okay, and after it CPS, so character per second. CPS stands for character per second. ओके, सो अब हम बढ़ते हैं समय क्वेश्चन की तरफ। 1 किलोबाइट के समतुल्य होता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ कॉमन। आप देखते ही बता सकते हैं कि यस 1024 बाइट्स होते हैं। ओके, दैट्स इट। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित नहीं करता? ओके, निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित नहीं करता? ओके, पहले तो हम इसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे कि यस, सूर्य से आने वाले विकिरणों के वापस परावर्तन के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित नहीं होता। सूर्य से आने वाले विकिरणों के वापस परावर्तन के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित नहीं करता। करेक्ट है, क्योंकि देखिए सूर्य से आने वाली विकिरण धरती पर पहुंचती है तो वहाँ पर पराबैंगनी किरणें होती है, वो ओजोन परत रोक लेता है। उसके बाद फिर जो बाकी बचता है वो आपके धरती पर आता है। धरती पर आने के बाद वह वापस लौट जाता है, तो इसमें मेरे ख्याल से किसी प्रकार का हानि नहीं होता। बट यहाँ पर मे बी अभी जो क्वेश्चन आए उसमें यहाँ पर पूछा जाए कि ग्लोबल क्या है, वहाँ पर 1 2 1 2 1 2 3 ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है और मैं आपको प्रोवाइड भी करा रहा हूँ, मैं बोल के भी बताऊँगा। फाइन। सो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है। सही है। ओके, और यदि ऐसा चलता रहा, लगातार गर्म होता रहा, तो आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेगी, मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ दिखेगा। ओके, तो ये इसके कारण क्या हैं? तो कारण है आपके ग्रीन हाउस गैसें। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं। मैं यहाँ पर ये भी बताऊँगा कि ग्रीन हाउस गैसें कैसे इफेक्ट करता है, कितना, किसका सबसे ज़्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैस और वी कैन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस आर ऑल ग्रीन हाउस गैसेस। अब हम यदि इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित कौन सा क्षेत्र करता है? तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बोलूँगा कि एनर्जी। एनर्जी इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट, इसमें दोनों शामिल हैं। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर आपका इंडस्ट्री, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर, उसके बाद फिर वेस्ट। ओके, यदि हम वर्ल्ड के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करने वाले देशों में किसका नाम आगे है? तो यस, चाइना सबसे फर्स्ट, उसके बाद फिर यूएसए है, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से इतना है। ठीक है, और चौथा में आपका नाम है इंडिया। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करने वाले में हमारा देश का नाम चौथा स्थान पर है। सबसे पहला स्थान पर कौन? चाइना। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पौधों में प्रस्वेदन की दर निम्न में से किसके बढ़ने पर घटती है? द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन। सो evaporation of water from the plant is called transpiration। सबसे पहले हम ये क्या बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। ओके, सो इसका आंसर होगा आपका ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, वायु की आर्द्रता। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्या प्रस्वेदन क्या बोल रहा है, क्या है। मैं थोड़ा सा इसको
हिंदी में इंग्लिश में बोलने, वाष्पोत्सर्जन के बारे में भी ये बात कर रहा है। इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं हमें, इवोपरेशन मतलब वो इवोपरेट होगा, वाष्पन होगा। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है, 3 प्रकार के ट्रांसपायरेशन होते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, दूसरा होता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, एंड थर्ड होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो 3 प्रकार के ट्रांसपायरेशन होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो चलो ठीक है, एक के बारे में बात किया हुआ है, बट स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन जो होता है वो पत्ते में होता है, लीफ में होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन ये होता है आपके स्टेम में, जिसको हम लोग तना कहते हैं। और क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन ये क्या होता है, जो पत्ते के सरफेस में होता है, लीफ सरफेस में, वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। फाइन, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, इसके लिए मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट, सही है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ प्लांट, जो पौधे होते हैं उसका रूट से प्लांट रूट से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। और जाइलम फ्लोज वाटर एट द रेट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम जो है वो खनिज और वाटर को, मतलब जो मिनरल है एंड वाटर है, ये सभी को पहुंचाने का काम करता है। कौन? जाइलम। एंड फ्लोएम का काम करता क्या होता है, जो भोजन बन जाता है, जो भोजन बन जाता है उसके बाद फिर वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में उसको पहुंचाने का काम करता है। सो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर इम्पॉर्टेंट एट एनी कॉस्ट, सो कीप इट इन माइंड। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, 103 नंबर में चलते हैं। निम्न में से कौन सी फसल के उत्पादन के लिए निरंतर अर्ध जलीय अवस्था की आवश्यकता होती है? सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका चावल। देखिए, चावल एक छोटा सा मैं यहाँ पर चीज़ बोलना चाहूँगा। चावल को मतलब पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है एज कंपेरेबल टू, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है एज कंपेरेबल टू आपका गेहूं के। फाइन, ओके। सो गेहूं जो है उसको, गेहूं देखो, चावल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्रॉप बोला जाता है, और गेहूं को हम सब ट्रॉपिकल क्रॉप बोलते हैं। चावल को हिंदी में बोलता हूँ, चावल को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय फसल और गेहूं को हम बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय फसल। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय जो एरिया है या ट्रॉपिकल एरिया है, या फिर हम यूं कहें कि भारत को हम 2 भाग में डिवाइड करें, नॉर्थ एंड साउथ, तो साउथ वाला जो रीजन है उसमें विंध्याचल पर्वत के ठीक नीचे के बारे में हम बात करें तो पूरा का पूरा जो एरिया है वो पानी वाला एरिया है। मतलब यहाँ पर पानी तो है ही और बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, ये वो वाले एरिया हैं। जब हम अपर पार्ट वाले को हम देखते हैं तो अपर पार्ट वाले में पानी की मात्रा कम है, मतलब वर्षा बहुत कम होती है। ओके, जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएं तो वर्षा कम होते जाती है, और जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो बारिश कम होते जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर आपका ट्रॉपिकल क्रॉप बोया जाता है, जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्रॉप बोया जाता है। ओके, अब इसके बहुत अच्छे से वीडियो हमने जारी कर दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अभी उतना इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ देखने हैं। ओके, करंट अफेयर रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। ओके, एंड योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इज देयर, एंड बाकी जितने भी आपके जीएस मैं बोलूँगा कोर आपका पेपर 2 में है। फाइन, ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आगे बढ़ते हैं 104 नंबर में। ओके, तो क्या बोलता है 104 नंबर, भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सो ऑब्वियसली यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का प्रधानमंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ, ओके, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइन, इसको ऐसे देख कर। ओके, सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 105, सुपर फास्फेट का उत्पादन फास्फेट शिला की ब्लैंक से प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है। सो
it is very very important, sulfuric acid. Superphosphate is produced by reacting phosphate rock with sulfuric acid. Okay, so this is it. नेक्स्ट, धान में पत्ता तुषार का कारण है। धान में पत्ता तुषार का कारण है। सो यस, बैक्टीरिया इज द करेक्ट वन। ओके, बैक्टीरिया इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट 10, एक छोटा सा मैं और बताना चाहूँगा। लाइफ ब्लाइट इन व्हीट, वो जो व्हीट में होता है वो आपका फंगी के कारण होता है। यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर धान में पत्ता तुषार, तो इसका कारण बैक्टीरिया है, ठीक है। और लीफ ब्लाइट इन व्हीट, और गेहूं में पत्ता तुषार का कारण फंगी है, कवक है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता था। ओके, सो यस, भारत में जन सामान्य के लिए इंटरनेट का प्रारंभ VSNL द्वारा शुरुआत किया गया। ये कब शुरुआत किया गया? तो यस, 15 अगस्त 1995 के दिन VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ओके, एंड 108, क्वेश्चन नंबर 108, नवीनतम व्यावसायिक रूप से संचालित भारतीय नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर है आपका कुडनुकुलम। ओके, सो यस, कुडनुकुलम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। 109, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो यस, यहाँ पर आंसर आपका ये तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। फाइन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ओके, सो दिस इज इट, बट इसको विलोपित कर दिया गया है। ओके, अब ये इसको विलोपित कर दिया गया है, विलोपित, या फिर यूँ बोलें डिलीटेड। ओके, इसको डिलीट कर दिया गया है। सो यस, मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ। यस, ये देखिए, यहाँ पर बोला गया भारत में प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह आर्यभट्ट था। ओके, यस, महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष, ओके, डेफिनेटली करेक्ट वन। सो यस, ये यहाँ पर ये गलत है, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। फाइन, दैट्स इट, ठीक है। ये विलोपित कर दिया गया था, बट हो सकता है कि अगले बार विलोपित ना करें। ओके, फाइन, अब विलोपित रहने का कुछ कारण रहा होगा, देन दैट्स इट। विच, ओके, आमतौर पर कौन सी फसल मृदा की उर्वरता को बहाल करने एवं बनाए रखने में बोई जाती हैं? तो दालें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दालें, पल्सेस। यस, करेक्ट वन। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 111, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित नहीं करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित नहीं करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं कुछ नोट भी कराऊंगा अभी। ओके, सो यस, यूरेनियम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। ओके, आगे मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर कार्बन फ्री। जितने भी क्या, बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरण ऊर्जा स्रोत हैं जो कार्बन रिलीज नहीं करते हैं, वो हैं आपके सोलर विंड, नंबर 1, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तीसरा न्यूक्लियर इज आल्सो कंसिडर्ड एज कार्बन फ्री एनर्जी सोर्सेज। ध्यान रहे, न्यूक्लियर एनर्जी इज आल्सो कंसिडर्ड एज कार्बन फ्री एनर्जी बिकॉज अनलाइक कोल एंड नेचुरल गैसेज इट डज नॉट बर्न, क्योंकि ये कोयले के समान नहीं जलते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं 112 क्वेश्चन की तरफ। सो भूस्थैतिक कक्षा की लगभग ऊंचाई कितनी है? ओके, सो यहाँ पर दिया है 36,000 किलोमीटर। सो यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
भूस्थितिक कक्षा की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। सूर्य तुल्य उपग्रह कक्षा की ऊंचाई यहाँ पर 1,000 किलोमीटर। ओके, सूर्य तुल्य उपग्रह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सूर्य तुल्य उपग्रह, इसकी ऊंचाई है 1,000 किलोमीटर। ओके, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो सूर्य तुल्य। और वृत्तीय कक्ष की इसकी वृत्तीय कक्ष ऊंचाई, या फिर हम बोले कि सर्कुलर ऑर्बिट, वृत्तीय कक्ष, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आप यदि चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 39500 किलोमीटर। ओके, दैट्स इट। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं 113, क्वेश्चन नंबर 113। सो निम्नलिखित यूरिया, ओके, निम्नलिखित यूरिया के बारे में हम बात करते हैं। निम्नलिखित यूरिया के संदर्भ में कौन से प्रेक्षण सही हैं? ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे। यस, कीटों के आक्रमण को कम करता है, सही है। गैर कृषि उपयोग हेतु निम्नलिखित यूरिया का परिवर्तन नहीं, ये गलत है। मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ये सही है। ओके, सो योर आंसर इज करेक्ट 1 एंड 3। ओके, मैं निम्नलिखित यूरिया के बारे में कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगा। कृषि लागत में कमी, नंबर 1। किसानों की आय में वृद्धि, नंबर 2। 5 से 10% तक यूरिया की बचत। ऑब्वियसली देखो, ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा टेक्निकल है। 5 से 10% निम्नलिखित यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यूरिया का बचत होगा उसके जगह में। ओके, 10 से 15% तक उपज में वृद्धि, यूरिया आयात में कमी लाना है। ओके, नाइट्रोजन के धीरे धीरे निकलने के कारण मृदा उर्वरता को मदद मिलती है। यूरिया की सब्सिडी की बचत होगी। निम्नलिखित यूरिया का संतुलित इस्तेमाल पर अंकुश लगेगा, पर्यावरण अनुकूल रहेगा। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं यहाँ पर आपको ये मेंस के अकॉर्डिंग भी बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ISP, what is full form of ISP? So internet service provider, internet service provider is the correct one। internet service provider के नाम से हम उसको जानते हैं, ISP को। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक पेट्रो फसल है? तो यस, जैट्रोफा एक फसल है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। पेट्रो प्लांट्स या पेट्रो फसल वे पौधे होते हैं जो ईंधन के विकल्प के रूप में तरल हाइड्रोकार्बन प्रदान करते हैं। तो तरल हाइड्रोकार्बन प्रदान कौन करता है, उसको देख सकते हैं आप। ओके, सो अर्ध शुष्क भूमि में भी ये उग सकते हैं, इसका फायदा है। और भारत में हमारे पास जैट्रोफा के नाम से हम इसको जानते हैं। दैट्स इट। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम बात किया है। निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्तियां हैं? ओके, तो हार्ड डिस्क, USB, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सभी जो हैं वो संग्रहण युक्तियां हैं। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। 117 निम्न भारतीय उपग्रहों में से कौन सा टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण तथा लंबी दूरी के संचार हेतु अभिप्रेरित है? सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसेट ए इज़ द करेक्ट वन, वेरी करेक्ट। मैं थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर बता देना चाह रहा हूँ। इनसेट और द इंडियन सैटेलाइट सिस्टम इज़ अ सीरीज ऑफ मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो। ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनसेट क्या है। मैं थोड़ा और इसके बारे में बात करना चाहूँगा। इनसेट के बारे में हम बात करते हैं। इनसेट
क्यों यूज़ किया जाता है? तो इनसेट है आपके टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मेट्रियोलॉजिकल रिसर्च के लिए एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, कम्युनिकेशंस हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ। ओके, फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन, सेकंड है आपका ब्रॉडकास्टिंग, थर्ड है आपका मेट्रियोलॉजी, मतलब यहाँ पर मौसम विज्ञान अनुसंधान के लिए, एंड थर्ड है आपका रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन यू नो, जैसे कि बाढ़ में फंस गए कोई, ठीक है, या फिर कहीं पर भी अकाल आ गया एंड ऑल, सो इसके लिए है। ओके, अब हम बात करते हैं आर्यभट्ट। ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे से हम प्रिपेयर हो सकें। आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्राइड। ओके, इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड कब किया गया? तो यस, ये है आपका 1975 में किया गया। सबसे पहले तो ये दिमाग में याद रखेंगे आप, ठीक है, 1975 में किया गया। और ये कब किया गया? तो यस, ये है आपका 19 अप्रैल में। ठीक है, सो इतना मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको। 19 अप्रैल 1975 को क्या लॉन्च किया गया? यस, आर्यभट्टा, आर्यभट्टा या आर्यभट्ट फर्स्ट सैटेलाइट। ओके, उसके बाद फिर हम बात करते हैं रोहिणी सैटेलाइट के बारे में। रोहिणी सैटेलाइट यूं कहें या फिर इसे RS-1 के नाम से भी दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, मैं पूरा का पूरा लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। ठीक है, तो ये प्रायोगिक उपग्रह था। अब क्या प्रायोगिक उपग्रह था? प्राइमरी मिशन वाज फॉर इसरो टू लर्न सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, जैसे टेलीमेट्री के लिए, ट्रैकिंग के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए ये यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ। ठीक है, तो RS-1 रोहिणी सैटेलाइट, ओके, इसका फुल फॉर्म है यार रोहिणी सैटेलाइट 1। ओके, तो ये पहला प्रायोगिक सैटेलाइट था। उसके बाद फिर एक छोटा सा चीज़ और के बारे में बात किया है, भास्कर के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, तो भास्कर के बारे में हम बात करते हैं। भारत के पहले कम कक्षा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह श्रृंखला का गठन किया गया। ओके, भारत के पहले, मतलब ये कम कक्षा मतलब कम दूरी की कक्षा के लिए यह अवलोकन किया गया। और यह सब सेम है, टेलीमेट्री के लिए और सी टेक्नोलॉजी के लिए और जल विज्ञान के लिए बहुत सारे आंकड़े जुटाए। सो भास्कर 1 एंड भास्कर 2 ये दोनों पृथ्वी से कम दूरी पर स्थित हैं। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पर एक एक करके बात किया, इनसेट के बारे में बात किया, आर्यभट्ट के बारे में बात किया, रोहिणी के बारे में बात किया, भास्कर के बारे में बात किया। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और 118 क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में हम बात करते हैं। ओके, सो निम्न में से किस भारतीय अमेरिकन का चयन नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में जून 2017 में किया गया? जून 2017 में किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल था, बहुत ही ट्रिकी था, क्योंकि उसी समय में सावना पंड्या भी का चयन हुआ था, उसी समय राजाचारी और जोनाथन किम, खैर जोनाथन किम तो एक अलग है। मैं यहाँ पर सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करूँगा। ओके, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट डॉक्टर सावना पंड्या।
कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की महिला न्यूरोसर्जन को नासा ने अपने 2018 के स्पेस मिशन के लिए चुना गया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2018 के लिए चुना गया मतलब 2017 में उसको चुना गया था, तो ये उसी से रिलेटेड है। ओके, सो बट ये आंसर नहीं है हमारा। इससे पहले कौन जा चुका है? इससे पहले कल्पना चावला जा चुकी है। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये कल्पना चावला, और दूसरा सुनीता विलियम्स, ठीक है, ये इससे पहले जा चुकी हैं। और ये नेक्स्ट है डॉक्टर सावना पंड्या। अब यहाँ पर ये क्यों है? क्योंकि ये एनआरआई है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये हमारे लिए प्राउड की बात है। करेक्ट, ओके। सो उसके बाद फिर हम बात करते हैं राजाचारी के बारे में। राजाचारी, ये है आपका करेक्ट आंसर, राजाचारी। राजाचारी राजाचारी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या है राजाचारी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। 2017 के अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार वर्ग में शामिल होने के लिए नासा द्वारा जारी राजाचारी को किया गया, राजाचारी को चुना गया। फाइन, सो राजाचारी वाज द करेक्ट वन, राजाचारी वाज द करेक्ट वन। ओके, अब उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं जोनाथन किम या जॉन किम उसका नाम है। ये अमेरिकन यूएस नेवी है, अमेरिकन यूएस नेवी में लेफ्टिनेंट, फिजिशियन और नासा में एस्ट्रोनॉट है। ओके, सो दिस आर ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ पर सावना पंड्या के बारे में हमने चर्चा किया, राजाचारी के बारे में चर्चा किया, जोनाथन किम के बारे में। ये तो यूएस में फिजिशियन सर्जन है और वहाँ पर एस्ट्रोनॉट है नासा में। फाइन, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो कीप स्टडी हार्ड। ओके, और यस, आपने अभी तक वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है और कैसे पढ़ना है। फाइन, आगे हम बात करते हैं। यस, मैं एक छोटा सा चीज़ के बारे में और रिपीट करना चाहूँगा। हमारे टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन का लेवल है वो सम हाउ इक्वली लाइकली इसी प्रकार से है। और यस, ये टेस्ट पेपर चाहे आप कहीं से भी दें, ये कोई गारंटी नहीं देगा कि वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। यस, डेफिनेटली, बट यदि आपने उसको पढ़ा है थोड़ा सा सरसरी तौर पे, ओके, थ्रू आउट पढ़ा है आपने, तो डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। ओके, सो कीप स्टडी हार्ड। ओके, आगे हम देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला वीडियो हम लाएं या ना लाएं, ये आपके कमेंट एंड लाइक एंड शेयर, ये सभी इसी पे डिपेंड करता है। ताकि क्या है, आप लोग जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। दैट्स इट, ठीक है। ओके, फाइन। और वैसे भी हमारे को तो पढ़ाना अच्छा लगता ही है, तो ऑब्वियसली हम तो ये काम करेंगे ही। फाइन, ओके, सो यस, कीप इट अप। 119, 15 फरवरी 2017 को भारत द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को एक ही यान द्वारा प्रक्षेपण करने हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को एक ही यान द्वारा प्रक्षेपण, मतलब कौन सा यान था? ओके, 15 फरवरी 2017 को भारत द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को एक ही यान द्वारा प्रक्षेपण करने हेतु प्रयुक्त यान कौन था? तो यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप सभी जानते हो ये तो इतिहास बन गया है, और जब तक ये टूटे ना, तब जब तक ये रिकॉर्ड ना टूटे तब तक ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सो PSLV C37 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यस, ओके, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है अलग अलग एग्ज़ाम में। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ PSC ही एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है तो उसी में ही पूछा गया है। फाइन, अदर एग्ज़ाम में भी आ चुका है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक है किसके लिए? एक क्षारीय उर्वरक है, अम्लीय उर्वरक है, उदासीन उर्वरक है, क्या उर्वरक है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। खैर, पहले हम इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यस, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनियम सल्फेट का पहले तो फार्मूला हमको पता होना चाहिए। NH4
ट्वाइस SO4। ये है जी आपका अमोनियम सल्फेट का फार्मूला। ओके, सो पहले हम बात करते हैं अमोनियम सल्फेट का प्राथमिक उपयोग क्षारीय मिट्टी के लिए उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। प्राथमिक उपयोग प्राइमरली यूज़ के लिए क्षारीय मिट्टी के उर्वरक के रूप में इसको किया जाता है, ठीक है। ओके, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिट्टी के pH वैल्यू को यह संतुलित करता है, नंबर 1। ओके, सेकेंड थिंग, 21% ये नाइट्रोजन, ओके, इसमें नाइट्रोजन रहता है। 24%, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24% यहाँ पर सल्फर रहता है। ओके, सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर। ओके, सो pH वैल्यू क्या होता है? आप सभी जानते हैं pH वैल्यू क्या होता है, मुझे बताने का रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। pH वैल्यू क्या होता है? pH वैल्यू ये क्या होता है, 14 तक होता है। ओके, और न्यूट्रल जो पॉइंट होता है वो है आपका 7। ओके, 0 से लेकर 6 तक ये होगा आपका एसिडिक, मतलब 6 तक का, 7 से नीचे, और 7 से ऊपर जो होगा वो आपका बेस होगा, ऑब्वियसली अप टू 14 तक होगा। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये आंसर है आपका धान के लिए सबसे अच्छा उर्वरक। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, धान के लिए सबसे अच्छा उर्वरक। ओके, सो अमोनियम सल्फेट इज़ द करेक्ट वन, वेरी गुड। ओके, उम्मीद है मुझे कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें बूस्टअप मिलता है, एनर्जी मिलता है। ओके, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कि हम अगला वीडियो जारी रखें या ना रखें। ओके, सो यस डेफिनेटली हम यहाँ पर बोलते हैं कि 10 बंदे भी बोल दें कि हमें नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाइए, तो डेफिनेटली आई विल बी देयर, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ज़िंदगी आप लोगों के ऊपर ही